Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this particular video, I will be discussing about Article 1, 2, 3 and 4 under Part 1 of the Indian Constitution. यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 में ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, इसलिए हम फटाफट क्विक रिविजन करते हैं. आर्टिकल 1 टेल्स अस अबाउट द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन. इसमें बोला गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन क्यों बोला है? क्योंकि इट इज़ इनसॉल्युबल एंड नो स्टेट हैज़ अ राइट टू गिव अवे और टू secede फ्रॉम द इंडियन यूनियन. फिर स्टेट्स एंड द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया है. और टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये बोला गया है कि टेरिटरी ऑफ स्टेट्स आएंगी, यूनियन टेरिटरीज आएंगे और कोई भी अदर टेरिटरी विच में बी स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यूजुअली लोगों के माइंड में ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया का बेसिक डिफरेंस क्या है. तो यूनियन ऑफ इंडिया में हम केवल वही स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि एन्जॉय करते हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फेडरल सिस्टम और जिनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का कहना चाहिए, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का शेयर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. इसमें यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड नहीं होती. Whereas territory of India में not only the states are included but also the union territories are included. इसमें ध्यान देने योग्य यही है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं और साथ ही साथ स्टेट्स भी आती हैं. तो ऑल दोज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच मे बी अक्वायर्ड बाय इंडिया come under the territory of India. Article 2. Article 2 deals with the admission and the establishment of states. जैसे कि फ्रेंच सेटलमेंट्स ऑफ पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम, पोर्चुगीज सेटलमेंट्स ऑफ गोवा, दमन, दीव एंड सिक्किम. कई लोग ये पूछते हैं कि आर्टिकल 2 एंड 3 को याद करें तो कैसे करें, काफ़ी कंफ्यूजिंग है. तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताने की कोशिश की है. आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स को बताता है जो कि पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है, पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है. वेरएज आर्टिकल 3 जो है ये बताता है इस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स जो कि रीऑर्गेनाइजेशन के कारण बनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स रह चुकी हैं. ठीक है, दैट इज it deals with the establishment or the creation of new states after the reorganization of the existing states which were already a part of India. तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की. जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इसमें भी यही बताया गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स, सेपरेट न्यू स्टेट्स फ्रॉम एनी टेरिटरी, unite two or more states or part of states, or by uniting any territory to be a part of any state. अब इसके कई क्राइटेरिया है कि वो क्या क्या कर सकती है. वो इंक्रीज़ कर सकती है एरिया, डिक्रीज़ कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज़, और नेम को भी ऑल्टर चाहे तो कर सकती है. इसके लिए प्रेसिडेंट के पास बिल भेजना पड़ता है. इसमें सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास होना चाहिए. ये कोई भी दोनों में से हाउसेस में पारित किया जा सकता है. ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटर को फिक्स्ड करता है टाइम पीरियड में. वो स्टेट लेजिस्लेटर जो है जो भी अपनी पर्टिकुलर स्टेट का जो भी करना चाह रही है, इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, डिक्रीज़ या ऑल्टर करना चाह रही है अपने नेम और बाउंड्रीज़ को, वो सलाह विमर्श करके प्रेसिडेंट को सलाह बता सकती है और फिर प्रेसिडेंट उसमें अपनी असेंट देके वो जो भी कार्य है उसको प्रणाली पे उसको वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें बताया गया है इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री रैटिफिकेशन हुआ था. यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्लीज़ इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को पढ़िएगा. मैंने ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, मगर आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आर्टिकल 4 जो है दोस्तों, ये हमें बताता है कि किसी भी प्रावधान में यदि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाता है, अगर किसी प्रकार का अमेंडमेंट किया जाता है, तो वह आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा. अब इसमें मान्य बातें ये हैं, शेड्यूल 1 पता होना चाहिए, शेड्यूल 4 और आर्टिकल 368.
शेड्यूल 1 और 4 के तहत अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो आर्टिकल 360 के द्वारा ही उसे अमेंडेबिलिटी का प्रावधान नहीं मिलेगा, यानी वो उसके तहत आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा या नहीं समझा जाएगा। बहुत ही सिंपल से थे आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। इसके क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, फेडरेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आज का जो सेगमेंट था उसमें मैंने बताने की कोशिश की है। आगे के वीडियोस के लिए मैं आपको बताऊंगी फजल अली कमेटी के बारे में, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट कमेटी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पर्टिकुलर वीडियो में, आगे की वीडियो में उसकी चर्चा करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।